एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एक कॉमन पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की है और ये जो पेडागोजी सीरीज है न केवल DSSB PRT वाले बच्चों के लिए है, बल्कि जो स्टूडेंट्स बीएड एमएड एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा सीटेट, एचटेट या किसी भी अदर स्टेट के टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी भी टीचिंग एग्जाम, चाहे एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस या किसी अदर टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये कॉमन पेडागोजी सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और आप सभी जानते हैं कि हमने जो है आईसीटी का टॉपिक स्टार्ट किया था, यानी कि आईसीटी पर मैंने पूरी सीरीज बनाई है और आईसीटी को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला पार्ट आईसीटी का जो कि टीचिंग और लर्निंग से रिलेटेड था, वो मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा चुकी हूँ। और जो सेकंड पार्ट चल रहा है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है, और कंप्यूटर से रिलेटेड जो सब टॉपिक्स हैं वो मैं आप लोगों को कौन कौन से सब टॉपिक्स कवर करवा चुकी हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 13 सब टॉपिक्स हैं, ये हम बिल्कुल डिटेल में कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी होती क्या है, कितनी तरह की मेमोरी होती है, मेमोरी का रोल क्या होता है, उसको बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। बिल्कुल डिटेल में मैंने वीडियो बनाया है। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज मेमोरी। कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी होती क्या है। तो कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी क्या होती है उसके बारे में जाने उससे पहले एक बार हम बात करते हैं सीपीयू की। देखिए, सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि डाटा को प्रोसेस कौन करता है? सीपीयू करता है। इसको हम प्रोसेसर भी कहते हैं, या एक तरह से हम क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर का ब्रेन होता है ये। क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, जो डाटा को एग्जीक्यूट करता है। अब ये जो सीपीयू है, प्रोसेसर है जो डाटा को एग्जीक्यूट करता है, तो बेसिकली उसके पास डाटा कहाँ से आता है? कहीं ना कहीं से तो उसके पास डाटा आता होगा, जिस डाटा को वो एग्जीक्यूट करता है। तो जहां से उसके पास डाटा आता है उस यूनिट को क्या कहा जाता है? स्टोरेज यूनिट। ठीक है, स्टोरेज यूनिट हम उसको कहते हैं, या हम कह सकते हैं मेमोरी यूनिट। यानी कि कहां से इसके पास डाटा आता है? मेमोरी यूनिट। तो बेसिकली यहीं से मेमोरी की शुरुआत होती है। यानी कि मेमोरी का रोल क्या है भाई? सीपीयू जिस डाटा को एग्जीक्यूट करता है वो डाटा कहां से लेता है? मेमोरी से। तो मेमोरी क्या है? मेमोरी एक इंटरनल स्टोरेज एरिया होता है जहां पर डाटा, इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है, ताकि प्रोसेसर यानी कि जो हमारा सीपीयू है क्विकली डाटा को एक्सेस कर सके, एग्जीक्यूट कर। तो ये जो मेमोरी होती है ये लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होती है, और हर पार्ट को हम किस नाम से जानते हैं? सेल के नाम से। और हर सेल या हर लोकेशन का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। अब देखिए, कंप्यूटर में मेमोरी 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। दोनों ही टाइप्स को आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बेसिक जानेंगे कि भाई प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी क्या होती है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। अब ये जो प्राइमरी मेमोरी होती है इसको मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी, ठीक है, इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि ये मेमोरी सीपीयू के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है। यानी कि सीपीयू जब डाटा को एग्जीक्यूट करता है, प्रोसेस करता है, तो उस टाइम पर सिर्फ डाटा को होल्ड करती है। ठीक है, यानी कि टेम्परेरी बेसिस पर है। यानी कि डाटा को होल्ड कैसे करती है? टेम्परेरी बेसिस पर, परमानेंटली डाटा को होल्ड नहीं करती है। सीपीयू जब डाटा को एग्जीक्यूट करता है तब सिर्फ डाटा को होल्ड करती है, इसलिए इसको टेम्परेरी मेमोरी भी कहा जाता है। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है, और जैसे ही आपने अपने सिस्टम को स्विच ऑफ किया तो वो जो डाटा होता है वो परमानेंटली स्टोर नहीं होता, डिलीट हो जाता है। अब दूसरी टाइप की जो मेमोरी है वो है सेकेंडरी मेमोरी। देखिए, सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी या नॉन वोलेटाइल यानी कि परमानेंट मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। अब इस मेमोरी की जरूरत क्यों पड़ी भाई? प्राइमरी मेमोरी है हमारे पास, मेन मेमोरी है, लेकिन इस मेमोरी की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि भाई ये जो मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी है, ये डाटा को सिर्फ उस टाइम पर होल्ड करती है जब सीपीयू डाटा को एग्जीक्यूट करता है, प्रोसेस कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने अपने सिस्टम में इंटर किया 3 × 5, तो जब सीपीयू इसको प्रोसेस करेगा 3 और 5 का मल्टीप्लीकेशन करके जब वो रिजल्ट आउट कर देगा 15, तो ये जब एग्जीक्यूट हो रहा था 3 × 5, तो वो डाटा कौन सी मेमोरी में था? मेन मेमोरी में।
इसका आउटपुट क्या आ गया, रिजल्ट क्या आया 15। अब आप इसको अगर परमानेंटली सेव करवाना चाहते हैं तो वो मेन मेमोरी में सेव नहीं होगा, तो उसके लिए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज या सेकेंडरी मेमोरी की जरूरत पड़े। यानी कि अगर आपको अपना डाटा परमानेंटली स्टोर करवाना है तो उसके लिए सेकेंडरी मेमोरी की आवश्यकता। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि अगर आप जो भी आपका डॉक्यूमेंट फाइल्स वगैरह है जो आपने प्रिपेयर किए हैं उनको अगर आप परमानेंटली सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए सेकेंडरी मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि डाटा को, इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी, सेकेंडरी मेमोरी को। ठीक है, हालांकि ये क्या होती है, स्लोअर होती है एज कंपेयर टू मेन मेमोरी, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी है, मेन मेमोरी क्या होती है, फास्ट होती है एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। तो कंप्यूटर सिस्टम में मुख्य रूप से 2 टाइप्स की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब ये जो प्राइमरी मेमोरी है इसका भी आगे सब डिवीजन किया गया है, यानी कि ये 2 टाइप्स की होती है। कौन सी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। एक होती है रैम और दूसरी होती है रोम। बहुत आपने नाम सुना होगा, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ये दोनों ही टाइप किसके हैं, प्राइमरी मेमोरी के। अब आगे हम डिवाइड करेंगे रैम को, यानी कि ये जो रैम होती है इसके भी मुख्य रूप से 3 टाइप्स होते हैं, एस रैम, डी रैम और एस डी रैम। और जो रोम होती है उसका भी आगे सब डिवीजन किया गया है। कितनी तरह की होती है, मुख्य रूप से 5 तरह की होती है, एम रोम, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम और फ्लैश मेमोरी। ठीक है, और उसके बाद है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी की अगर हम बात करें तो ये भी 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी, मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज और सॉलिड स्टेट मेमोरी। तो इसको हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम आते हैं प्राइमरी मेमोरी। तो हमने देख लिया कि भाई प्राइमरी मेमोरी होती क्या है, उसके टाइप्स को हम बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। कितने तरह की होती है, 2 टाइप्स की होती है, रैम और रोम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रैम को। ठीक है, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी होती क्या है। रैंडम एक्सेस मेमोरी की अगर हम बात करें तो देखिए इसके नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि भाई यहाँ पर आप डाटा को रैंडमली सेव करवा सकते हैं, डाटा परमानेंटली यहाँ पर सेव नहीं होता है। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भाई जो मेन मेमोरी है वो डाटा को उस टाइम पर होल्ड करती है जब सीपीयू डाटा को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। तो देखिए जब सीपीयू डाटा को एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो वो डाटा कहाँ पर होल्ड होता है, कहाँ पर स्टोर होता है, तो वो बेसिकली रैम में ही स्टोर होता है। यानी कि ये जो रैम होती है ये सीपीयू से डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है। जब हम कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी की बात करते हैं, कनेक्शन की बात करते हैं, तो वो कौन सी मेमोरी होती है, वो रैम होती है। यानी कि रैम वो मेमोरी है जो डाटा को रेंडमली सेव करती है। यानी कि सीपीयू जब डाटा को एक्सेस कर रहा होता है तो एग्जीक्यूशन के टाइम पर जब डाटा होल्ड होता है तो वो बेसिकली रैम में होल्ड होता है, रैम में स्टोर होता है। जैसे ही लाइट, इलेक्ट्रिसिटी चली गई या आपने अपने सिस्टम को ऑफ कर दिया तो वो डाटा अगर आपने सेव नहीं किया तो वो डाटा डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो एक प्रकार से ये एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। तो जो रैम होती है यानी कि इस मेमोरी में जो डाटा होता है उसको आप रीड भी कर सकते हैं और उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है, जो डाटा होता है उसको आप रीड भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। तो ये जो मेमोरी होती है एक तरह से टेम्परेरी मेमोरी होती है। इसको हम क्या कहते हैं, वोलाटाइल, यानी कि टेम्परेरी नेचर होता है इसका, डाटा को परमानेंटली स्टोर नहीं करती है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है, यानी कि टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होती है, सीपीयू से डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है। सीपीयू जब डाटा को एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो वो कौन सी मेमोरी से डाटा उठाता है, रैम से ही डाटा उठाता है। ठीक है, अब ये जो रैम होती है ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, डी रैम, एस रैम और एस डी रैम। अब सबसे पहले बात करते हैं डी रैम के बारे में। देखिए बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे लेकिन बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो डी रैम की फुल फॉर्म होती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फुल फॉर्म्स आपको सभी की पता होनी चाहिए, साथ साथ मैंने इंक्लूड की हुई है। अब डायनेमिक का मतलब भी ये डायनेमिक है, यानी कि ये मेमोरी इस तरह की है जो बार बार रिफ्रेश होती है, 1 सेकंड में हजारों बार रिफ्रेश होती है। अब बार बार रिफ्रेश होने के कारण क्या होता है, इसकी जो स्पीड होती है वो स्लो होती है और ये दूसरी रैम के कंपैरिजन में क्या होती है, इकोनॉमिकल होती है, सस्ती है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है जब बार बार रिफ्रेश होती है तो जो डाटा होता है, कंटेंट होता है, कई बार वो लॉस भी हो जाता है। इसके बाद है एस रैम। देखिए एस रैम की फुल फॉर्म होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, यानी कि ये स्टैटिक होती है, बार बार रिफ्रेश नहीं होती। क्यों, क्योंकि ये फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो इसकी जो स्पीड, बार बार रिफ्रेश नहीं होती तो इसकी जो स्पीड होती है वो फास्ट होती है। डाटा को जो
एक्सेस करती है तो इसकी स्पीड हाई होती है, मोर एक्सपेंसिव होती है एज कंपेयर टू डी रैम, यानी कि डी रैम के कंपैरिजन में महंगी होती है क्योंकि इसकी स्पीड भी फास्ट होती है, डाटा को एक्सेस फास्ट करती है। इसके बाद है एसडी रैम। देखिए एसडी रैम की फुल फॉर्म है सिंक्रोनियस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये जो एसडी रैम होती है ये डी रैम के कंपैरिजन में इसकी स्पीड बहुत हाई है। तो तीन तरह की रैम होती है, कौन कौन सी? डी रैम, एस रैम और एसडी रैम। इन तीनों को हम डिफरेंस की फॉर्म में पढ़ेंगे ताकि और ज्यादा क्लैरिटी आप लोगों को हो जाए, ठीक है। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, एस रैम, डी रैम और एसडी रैम। कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर यहाँ हम बात कर रहे हैं। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो देखिए इसमें एस रैम में फ्लिप फ्लॉप टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए। डी रैम में कैपेसिटर्स लगे होते हैं और एसडी रैम में कैपेसिटर्स और क्लॉक सिग्नल्स का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, यानी कि जो एस रैम होती है वो ज्यादा टाइम तक डाटा को रिटेन कर सकती है। क्यों? क्योंकि वो बार बार रिफ्रेश नहीं होती। ये जो डी रैम होती है ये बार बार रिफ्रेश होती है तो कई बार जो कंटेंट होता है वो लॉस हो जाता है। लेकिन ये कौन से मेथड पर काम करती है? सिंक्रोनाइजेशन के मेथड पर काम करती है। स्पीड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो एस रैम होती है उसकी स्पीड फास्ट होती है, लोअर लेटेंसी होती है, यानी कि बार बार लैग नहीं करती। डी रैम स्लोअर होती है एज कंपेयर टू एस रैम, और जो एस डी रैम होती है वो डी रैम के कंपैरिजन में फास्ट होती है, ठीक है। अगर हम एक्सेस टाइम की बात करें तो देखिए, यानी कि जो एस रैम होती है वो बहुत फास्ट डाटा को एक्सेस करती है, यानी कि बहुत कम टाइम में ही डाटा को एक्सेस कर देती है, बहुत फास्ट है। ये जो डी रैम होती है ये स्लोअर होती है, यानी कि इसका एक्सेस टाइम क्या होता है, स्लो होता है, धीरे धीरे डाटा को एक्सेस करती है। ये डी रैम के कंपैरिजन में फास्ट होती है एस डी रैम, ठीक है। पावर कंजम्पशन की अगर बात करें तो जो ये एस रैम होती है हायर पावर कंजम्पशन, यानी कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। डी रैम लोअर पावर कंजम्पशन, यानी कि एस रैम के कंपैरिजन में लो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। और ये मॉडरेट पावर कंजम्पशन, यानी कि बहुत ज्यादा लाइट या इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं करती है, मॉडरेट रहता है इसका लेवल। यूजेज की अगर हम बात करें तो देखिए एस रैम को एज अ कैशे मेमोरीज यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि फास्ट होती है, इसका एक्सेस टाइम फास्ट होता है, स्पीड हाई होती है, फ्लिप फ्लॉप टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। तो सीपीयूज में इसको एज अ कैशे मेमोरी यूज किया जाता है। और जो डी रैम और एस डी रैम है वो एज अ मेन मेमोरी कंप्यूटर्स में सीपीयूज में यूज की जाती है। तो देखिए अभी तक हमने देखा कि जो कंप्यूटर में मेमोरी टू टाइप्स की होती है, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। मेन मेमोरी दो तरह की होती है, रैम और रोम। तो अभी हमने डिस्कस किया कि भी रैम होती क्या है, कितने तरह की होती है, और जो ये तीन टाइप हमने डिस्कस किए इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। अब हम जो मेन मेमोरी है उसका सेकंड टाइप डिस्कस करेंगे। दूसरी कौन सी मेमोरी थी मेन मेमोरी की? रोम, ठीक है। रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इस मेमोरी को आप सिर्फ रीड कर सकते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि भाई इस मेमोरी को आप रीड कर सकते हैं, इसमें आप किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं कर सकते। तो जो रोम होती है वो क्या होती है? नॉन वोलेटाइल होती है। नॉन वोलेटाइल का मतलब भाई ये परमानेंट है, टेम्परेरी नहीं है, इसमें आप किसी प्रकार का चेंज नहीं कर सकते। इसमें जो इंफॉर्मेशन सेव हो जाती है वो परमानेंटली होती है। वो उसमें कब डाली जाती है? जब उसको तैयार किया गया था, यानी कि जब रोम को बनाया गया था तब उसमें मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर जो इंफॉर्मेशन फीड कर दी गई थी, जो स्टोर कर दी गई थी, तो वो इंफॉर्मेशन परमानेंट रहती है, उसको आप किसी भी तरह से चेंज नहीं कर सकते। एक एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं। देखिए जो मेन मेमोरी है वो एक होती है रैम और दूसरी होती है रोम। तो जब आपका कंप्यूटर सिस्टम, मान लीजिए आपके पास लैपटॉप है या पीसी है, जो भी है, जब आप उसको स्टार्ट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? बूटिंग प्रोसेस। यानी कि जब आपका सिस्टम बूटिंग प्रोसेस में होता है, जब स्टार्ट हो रहा होता है, तो उस टाइम पर जो है जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है? आपके सिस्टम में जितने भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं उन सब की चेकिंग हो रही होती है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम वो लेता है, 1-2 सेकंड का। तो वो क्या होता है? वो बूटिंग प्रोसेस होता है, जहां पर आप ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपके सिस्टम को चेक कर रहा होता है। तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो बेसिकली किसमें होता है? रोम में होता है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में आप किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पर मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि भाई आप लोगों को मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी के जो मेन 2 टाइप्स होते हैं, रैम और रोम, आप लोगों को समझ आया होगा। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि इसको आप रीड भी कर सकते हैं और इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। लेकिन जो रोम होती है वो मेन मेमोरी का परमानेंट वाला पार्ट होता है, इसमें आप किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं कर सकते। ये नॉन वोलेटाइल होती है, ठीक है, यानी कि परमानेंट होती है, इसमें कोई भी किसी प्रकार का चेंज नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रोम। अब ये जो रोम होती है ये मुख्य रूप से 5
टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? एम रोम, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम और फ्लैश मेमोरी। अब ये जो 5 टाइप्स की मैंने बात की है, इन 5 के 5 टाइप्स को हम वन बाय वन डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एम रोम की। देखिए एम रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? मास्क्ड रोम। ये क्या है? ओल्डेस्ट टाइप की रोम है, यानी कि सबसे पहले कौन सी रोम आई थी? एम रोम आई थी। इसमें क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन या डाटा होता है वो परमानेंटली होता है, यानी कि जो डाटा होता है वो बिल्कुल परमानेंट होता है, उसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। ये क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी कि सस्ती होती है एज कंपेयर टू दूसरी रोम। ठीक है। आउटडेटेड नाउ, यानी कि अब मार्केट में आपको कहीं भी ये रोम दिखाई नहीं देगी, बिल्कुल आउटडेटेड हो चुकी है, लेकिन बेसिक नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे पी रोम। देखिए पी रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? प्रोग्रामेबल रोम, यानी कि इसमें आप क्या कर सकते हैं? प्रोग्राम कर सकते हैं। ये क्या है? यूजर क्या कर सकता है? ओनली वन टाइम प्रोग्राम, यानी कि एक बार डाटा को इसमें डाल सकता है। यूजर प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें तो भाई मान लीजिए आपने एक ब्लैंक पी रोम मार्केट से खरीदा और आप जो है कुछ भी अपने अकॉर्डिंग उसमें इंफॉर्मेशन एक बार फीड कर सकते हो। कोई भी डाटा आपने उसमें डाल दिया तो वो इरेज नहीं होता, नॉन इरेजेबल है, यानी कि एक बार आपने जो भी डाटा इसमें डाल दिया तो उसको आप दोबारा से इरेज नहीं कर सकते, सिर्फ एक बार प्रोग्रामिंग कर सकते हो। ठीक है। कहाँ कहाँ पर इसका यूज होता है? तो सेल फोन्स में, वीडियो गेम्स में, मेडिकल डिवाइसेस में ज्यादातर किसका प्रयोग होता है? पी रोम का। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे थर्ड टाइप की रोम की। वो कौन सी है? ईपी रोम। ठीक है, कौन सी है? ईपी रोम। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, पी रोम की फुल फॉर्म क्या थी? प्रोग्रामेबल रोम। और ईपी रोम की फुल फॉर्म क्या है? इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रोम। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि भाई इसमें क्या हो सकता है? अलाउज मल्टीपल रीराइट्स, मतलब आप मल्टीपल टाइम्स प्रोग्राम भी कर सकते हैं और इरेज भी कर सकते हैं डाटा को। ठीक है। अब डाटा को इरेज करने के लिए कौन सा मेथड अप्लाई किया जाता है? यूवी लाइट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अल्ट्रा वायलेट लाइट के द्वारा इसमें डाटा को इरेज किया जाता है। और जब आप एक बार डाटा को इरेज करते हैं तो ये लगभग कितना टाइम लेती है? 40 मिनट्स का टाइम लेती है डाटा को इरेज कर। तो ये जो ईपी रोम होती है ये क्या होती है? रीयूजेबल होती है। भाई आप इसको मल्टीपल टाइम डाटा को प्रोग्राम कर सकते हैं और इरेज कर सकते हैं। ठीक है। स्पेसिफिक यूजेस कहाँ कहाँ होता है इसका, यानी कि कॉमनली कहाँ यूज होती है? माइक्रो कंट्रोलर्स में इसका ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप की रोम की, जो है ईईपी रोम। ठीक है। ईईपी रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रोम। ईपी रोम की फुल फॉर्म क्या थी? इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रोम। और एक ई और ऐड हो गया, यानी कि किस तरह से इरेज किया जा रहा है? इलेक्ट्रिकली। ठीक है, यानी कि डाटा को प्रोग्राम और इरेज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जा रहा है। ये क्या है? रीयूजेबल है, यानी कि आप इसको मल्टीपल टाइम्स, ड्यूरेबल है, यानी कि 10,000 टाइम्स आप डाटा को इरेज कर सकते हैं और प्रोग्राम कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं। क्विक ऑपरेशंस, यानी कि इसमें जो डाटा को इरेज और प्रोग्रामिंग जब की जाती है तो इसमें कितना टाइम लगता है? 4 to 10 मिली सेकेंड्स, यानी कि 1 सेकेंड से भी कम टाइम लगता है। जबकि ईपी रोम में क्या लग रहा था कि भी डाटा को इरेज करने के लिए लगभग 40 मिनट्स का टाइम लग रहा था। और कौन से मेथड का प्रयोग किया जा रहा था? यूवी लाइट का। इसके बाद है सिलेक्टिव इरेजिंग। देखिए ईपी रोम में क्या था कि भाई आपको पूरा का पूरा डाटा क्या करना पड़ेगा? इरेज करना पड़ेगा, तभी आप रीप्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन ईईपी रोम में क्या है कि भाई आप कोई स्पेसिफिक पार्ट को अगर इरेज करना चाहते हैं, होल मेमोरी को इरेज नहीं करना चाहते, तो वो भी पॉसिबल है, यानी कि उस स्पेसिफिक पार्ट को भी आप इरेज कर सकते हैं और रीराइट कर सकते हैं। पूरा का पूरा डाटा आपको इरेज करने की जरूरत नहीं है। कॉमन एप्लीकेशन, यानी कि इसके एप्लीकेशन एरियाज क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर इसको यूज किया जाता है? तो बायोस में इसका प्रयोग किया जाता है। बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, वहां पर कंप्यूटर में बायोस के लिए क्या होता है, यानी कि जो बायोस होता है वो कौन सी मेमोरी में होता है? ईईपी रोम में होता है। तो बायोस ईईपी रोम में क्यों होता है? क्योंकि वहां पर जो है डाटा को रिटर्न, यानी कि बहुत बार आवश्यकता पड़ती है रीराइट करने की। तो बायोस कौन सी मेमोरी में होता है? ईईपी रोम में होता है। इसके बाद हम बात करेंगे फ्लैश मेमोरी की। तो देखिए ये जो फ्लैश मेमोरी है ये ईईपी रोम का एडवांस वर्जन हम कह सकते हैं, बहुत ही एडवांस है ये ईईपी रोम से।
इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए EEPROM में तो क्या था कि भाई अगर आपको कुछ स्पेसिफिक पार्ट डिलीट करना है तो वो बाइट्स में आप कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर आप ब्लॉक्स में कर सकते हैं। ये किस में लिखा जाता है, जो फ्लैश मेमोरी होती है वो ब्लॉक्स में होती है, चंक्स में होती है, ठीक है। तो सिर्फ एक ब्लॉक या एक चंक को भी आप डिलीट करके इरेज करके रीराइट कर सकते हो। और जो फ्लैश मेमोरी होती है ये हाईली ड्यूरेबल होती है। क्यों होती है, क्योंकि हाई टेम्परेचर और इंटेंस प्रेशर के मेथड पर ये काम करती है। कहाँ कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, तो जितनी भी USB ड्राइव्स हैं, जैसे पेन ड्राइव हो गया, MP प्लेयर्स हो गया, डिजिटल कैमरास, मोडम, वहां पर फ्लैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि बहुत ही फास्ट होती है। तो आई होप कि रोम क्या होती है और कितने तरह की होती है आप लोगों को समझ आया होगा। यानी कि मेन मेमोरी के जो 2 टाइप्स है और उनके जो सब डिवीजन किया गया था, रोम कितने तरह की होती है, रैम कितने तरह की होती है, इसको हमने बिल्कुल डिटेल में समझा। यानी कि प्राइमरी मेमोरी को हम बिल्कुल डिटेल में समझ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए सेकेंडरी मेमोरी के बारे में मैंने स्टार्टिंग में भी बताया गया था, ये क्या होती है, ऑक्सिलरी होती है, एक्सटर्नल होती है, नॉन वोलेटाइल होती है, यानी कि परमानेंट इन नेचर होती है। इसमें जो है डाटा या इंफॉर्मेशन जो भी स्टोर होती है वो परमानेंटली होती है। जब तक आप खुद से डाटा को डिलीट नहीं करेंगे तो वो परमानेंटली स्टोर होता है। तो जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसकी स्टोरेज क्षमता भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें जो है डाटा को मेगाबाइट, टेराबाइट और पेंटाबाइट्स में भी डाटा स्टोर कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि भाई आपने जो मेमोरी खरीदी है वो कितने अमाउंट की है, ठीक है। अब CPU से यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से इस मेमोरी का डायरेक्ट कोई कॉन्टेक्ट नहीं होता, ये एक्सटर्नल होती है, ऑक्सिलरी होती है। CPU से कनेक्शन किसका रहता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी का। यानी कि मेन मेमोरी का जो फर्स्ट टाइप हमने डिस्कस किया था रैम, CPU से इंटरेक्ट कौन सी मेमोरी करती है, डायरेक्टली इंटरेक्ट कौन सी करती है, रैम करती है। यानी कि CPU जब डाटा को एग्जीक्यूट करता है तो वो डाटा कहाँ से उठाता है, रैम से लेता है, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या है, एक्सटर्नल मेमोरी है, यानी कि डाटा को स्टोर करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। अब ये जो सेकेंडरी मेमोरी है ये मुख्य रूप से 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी, मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज और सॉलिड स्टेट मेमोरी। अब मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया जो होता है उसमें आपकी आ जाएंगी फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क वगैरह आ जाती हैं। ऑप्टिकल स्टोरेज की अगर हम बात करें तो इसमें CD, DVD और BD आ जाएंगी, यानी कि ब्लूरे डिस्क। और सॉलिड स्टेट मेमोरी की अगर हम बात करें तो इसमें आपके पेन ड्राइव्स और मेमोरी कार्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया की। तो मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया की अगर हम बात करें तो देखिए मैग्नेटिक का मतलब है कि मतलब इसमें कौन कौन से डिवाइसेस आ जाएंगे, वो डिवाइसेस आ जाएंगे जो मैग्नेटिक मटेरियल से बने हुए थे, जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क। ये क्या है, ये मैग्नेटिक मटेरियल का इनमें प्रयोग किया गया था, ठीक है। इसमें क्या था कि भाई जो मैग्नेटिक लेयर की कोटेड की हुई थी, जो डिवाइसेस थे उनमें क्या था, मैग्नेटिक लेयर की कोटिंग की गई थी, तो इसलिए इनको क्या कहा गया है, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। तो इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ड डिस्क की। तो ये हार्ड डिस्क क्या होती है, तो देखिए जो हार्ड डिस्क होती है वो बेसिकली जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, मटेरियल मैग्नेटिक मटेरियल से बनी होती है। और जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है उसको हम क्या किस नाम से जानते हैं, प्लेटर्स के नाम से जानते हैं। तो देखिए ये जो हार्ड डिस्क है, यहाँ पर आप इमेज में भी देख पा रहेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसमें क्या होता है, जो सर्कुलर प्लेट्स बनी होती है इस तरह की, ठीक है, इस तरह की सर्कुलर प्लेट्स होती है और इन प्लेट्स में ही डेटा सेव रहता है, डेटा स्टोर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये इंटरनल इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह का होता है। ये क्या है, ये हार्ड डिस्क है और इनमें इस तरह से सर्कुलर प्लेट्स हैं वो यहाँ पर विजिबल नहीं है। इस तरह की सर्कुलर प्लेट्स होती हैं, उनमें डाटा सेव होता है। और ये जो सर्कुलर प्लेट्स होती है ना, ये स्पाइनल मोटर जो बीच में आपको दिखाई दे रही है ना, इस स्पाइनल मोटर से कनेक्ट होती है। और साथ ही क्या होता है, देखिए यहाँ पर मैं आपको इरेज करके दिखाती हूँ, ये क्या है, ये एक स्पाइनल, इसको हम क्या बोलते हैं, रीड राइट हेड होता है, इस तरह का होता है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये क्या होता है, साथ ही ये रीड राइट हेड होता है जो डाटा को रीड और राइट करने का काम करता है। यानी कि इन सर्कुलर प्लेट्स में जो डाटा होता है उनको रीड और राइट करने का काम कौन करता है, ये रीड राइट हेड करता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि भाई जो हार्ड डिस्क होती है उसमें ये जो सर्कुलर प्लेट्स होती है ना, वो जो है सेक्टर्स
और ट्रैक्स में बटी होती है। मान लीजिए ये क्या है, ये सेक्टर है, ये एक सेक्टर है, ये दूसरा सेक्टर है, ये तीसरा सेक्टर है। अब ये सेक्टर जो एक सेक्टर है इसमें कुछ ट्रैक्स होते हैं इस तरह के, तो ये जो डाटा होता है ये इन ट्रैक्स में ही सेव होता है। तो देखिए मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया में आगे हम बात करेंगे फ्लॉपी डिस्क की। तो देखिए ये क्या है, ये भी, इसमें भी मैग्नेटिक कोटिंग होती है, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है फ्लॉपी डिस्क भी। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसकी इमेज आप इस तरह की होती है, आप लोगों ने देखी होगी। तो ये क्या है, ये फ्लॉपी डिस्क है, ठीक है। अब ये क्या थी, ये एज कंपेयर टू मैग्नेटिक डिस्क, यानी कि सबसे पहले मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया जाता था, उसके बाद फ्लॉपी डिस्क आई। तो ये क्या थी, स्मॉल इन साइज थी, पोर्टेबल थी, लेकिन इसमें जो डाटा की क्षमता थी, यानी कि जो स्टोरेज करने की क्षमता थी, वो 1.4 MB तक आप डाटा को स्टोर कर सकते थे। लेकिन अगर हम मैग्नेटिक डिस्क की बात करें तो मैग्नेटिक डिस्क में आप केबीज में डाटा को स्टोर कर सकते थे, लेकिन फ्लॉपी डिस्क में आप एमबी में डाटा को स्टोर कर सकते थे, यानी कि मैक्सिमम 1.4 MB तक का डाटा इसमें स्टोर हो सकता था। आज की डेट में आपको कहीं पर भी मार्केट में फ्लॉपी डिस्क दिखाई नहीं देगी, ये बहुत ही ओल्डेस्ट स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया की। तो देखिए ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया की अगर हम बात करें तो ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया में क्या था कि भाई कोई मैग्नेट की कोटिंग नहीं थी डिवाइसेस में, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होल्ड होती थी, स्टोर होती थी, उसको रीड राइट करने के लिए लेजर बीम का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, लेजर लाइट के थ्रू डाटा को रीड और राइट किया जाता था। तो इसमें कौन कौन से डिवाइसेस आ जाएंगे, जैसे सीडी की अगर हम बात करें तो फुल फॉर्म क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क। यहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हो, हम सभी ने सीडीज यूज की हैं, गानों की सीडी, मूवीज की सीडी, गेम्स की सीडी, ठीक है। तो ये इस तरह की होती है, सर्कुलर होती है। इसमें जो है ऑप्टिकल रेज यानी कि लेजर लाइट का प्रयोग किया जाता है डाटा को रीड और राइट करने के लिए। सर्कुलर डिस्क है, पोर्टेबल डिवाइस है, यानी कि आप इसको जो है अपनी सिस्टम से इजेक्ट करके निकाल के कहीं पर भी आप इजीली इसको कैरी कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। तो देखिए सीडी की अगर हम बात करें तो इसकी जो स्टोरेज क्षमता होती है वो लगभग 700 MB तक होती है, यानी कि इसमें कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है, 700 MB का। तो बहुत ज्यादा स्टोरेज क्षमता इसकी नहीं है। अब मार्केट में अलग अलग तरह की, अलग अलग टाइप की सीडीज आपको देखने को मिल जाएगी। मुख्य रूप से हम 3 तरह की सीडीज की बात करते हैं, कौन कौन सी, एक होती है सीडी रोम, एक होती है सीडी आर और एक होती है सीडी RW। इनका काम क्या होता है, देखिए सीडी रोम की अगर हम बात करें तो सीडी रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होती है भाई, इसमें जो डाटा होता है उसको आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, कोई किसी प्रकार का चेंजेज आप नहीं कर सकते। दूसरी होती है सीडी आर का मतलब क्या है, रिकॉर्डेबल। क्या है, रिकॉर्डेबल है ये। इसमें क्या कर सकते हैं कि भी अपनी इच्छा के अनुसार जो भी डाटा या इंफॉर्मेशन आप स्टोर करना चाहते हैं तो उसमें आप इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन जब एक बार डाटा रिकॉर्ड हो गया तो आप उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं कर सकते। इसके बाद है सीडी RW का मतलब है रीराइटेबल। ये क्या है कि भाई इसमें आप कितनी ही बार डाटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से 3 तरह की सीडीज की हम बात करते हैं। देखिए ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया की हम बात कर रहे हैं तो देखिए सीडी क्या है, सीडी बिल्कुल आउटडेटेड हो चुकी है। आज की डेट में आपको मार्केट में कहीं पर भी सीडीज देखने को नहीं मिलेगी, बहुत ही रेयर हो सकता है आपको सीडीज देखने को मिल जाए। आगे बढ़ते हैं, ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया में हम बात करेंगे डीवीडी की। तो डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये क्या होती है, डीवीडी जो होती है वो बिल्कुल सीडी की तरह ही होती है, सर्कुलर डिस्क होती है, यानी कि सीडी और डीवीडी को आप देखने से आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन अंतर क्या होता है, ये जो डीवीडी होती है ये सीडी का एडवांस वर्जन होती है, ठीक है। ये डीवीडी क्या है, सक्सेसर है सीडी का, एडवांस वर्जन है डीवीडी सीडी का। अब सीडी की अगर हम बात करें तो उसमें 1 लेयर में डाटा स्टोर होता है, जो डीवीडी होती है वो क्या होती है, डबल लेयर होती है, यानी कि उसमें दोनों साइड डाटा को स्टोर किया जा सकता है। अब डीवीडी में कहाँ अंतर आता है कि भाई ये कितना डाटा होल्ड कर सकती है। सीडी में तो कितना था, 700 MB तक डाटा स्टोर किया जा सकता था, लेकिन डीवीडी में 4.7 GB से लेके 17 GB तक का डाटा आप स्टोर कर सकते हैं, जो कि 15 टाइम्स है, यानी कि सीडी की स्टोरेज क्षमता से 15 गुना ज्यादा होता है, ठीक है। यानी कि डीवीडी कितना ज्यादा डाटा होल्ड कर सकती है सीडी के कंपैरिजन में, लगभग 15 टाइम्स। इसके बाद हम बात करेंगे ब्लू रे डिस्क यानी कि बीडी। देखिए ब्लू रे डिस्क क्या है, ये भी एक ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया है। किस तरह का डिवाइस है, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होता है। सीडी और डीवीडी के बाद ये लेटेस्ट डिवाइस है। सीडी और डीवीडी की अगर हम बात करें तो दोनों ही आउटडेटेड हो चुकी है, लेकिन जो ब्लू रे डिस्क है, जो बीडी है, वो आज की डेट में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
अब ये क्या होती है, अगर हम डेटा की बात करें तो देखिए डीवीडी की हमने बात की थी, इसमें 17 जीबी तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम लिमिट होती है 128 जीबी तक का डेटा इसमें स्टोर किया जा सकता है। बहुत ज्यादा होती है डीवीडी से भी। तो देखिए ब्लू रे डिस्क की अगर हम बात करें तो जितने भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर ड्राइवर्स होते हैं, वो किस में होते हैं, वो बीडी में होते हैं, ब्लू रे डिस्क में ही होते हैं। ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया के बाद हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट मेमोरी की। तो देखिए सॉलिड स्टेट मेमोरी का मतलब क्या होता है, यानी कि सॉलिड स्टेट मेमोरी का मतलब है कि भाई इसमें कोई भी किसी प्रकार का मूविंग पार्ट नहीं होता, यानी कि कोई भी रील ऑफ टेप, यानी कि कोई रील नहीं होती है, कोई मैग्नेटिक कोटिंग होती है, या कोई स्पिन करने वाली चीज नहीं होती है, ठीक है। तो वो क्या होती है, वो सॉलिड स्टेट मेमोरी होती है, यानी कि इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है, बहुत ही छोटी सी चिप होती है, उसी में इंफॉर्मेशन या डाटा स्टोर हो। तो सॉलिड स्टेट मेमोरी की अगर हम बात करें तो इसमें जैसे मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव्स, ये किसके एग्जांपल्स हैं सॉलिड स्टेट मेमोरी के। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं मेमोरी कार्ड की। तो ये किस पर बेस्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट पर बेस्ड होते हैं, यानी कि मेमोरी कार्ड क्या होता है, एक प्रकार की छोटी सी चिप होती है, इसमें क्या होता है, कोई भी रील ऑफ टेप, मैग्नेटिक कोटिंग, स्पिनिंग डिस्क वगैरह नहीं होती, एक प्रकार की स्पेशल मेमोरी होती है जिसको हम फ्लैश मेमोरी के नाम से जानते हैं, यानी कि जो डाटा को परमानेंटली होल्ड कर सकती है। जैसे फ्लैश मेमोरी के एग्जांपल्स की अगर बात करें तो जैसे डिजिटल कैमरा, पेन ड्राइवर्स, यूएसबी फ्लैश ड्राइवर्स, ये किसके एग्जांपल्स हैं, ये फ्लैश मेमोरी के एग्जांपल्स हैं। तो मेमोरी कार्ड क्या होता है भाई, रिमूवेबल होता है, आप इसको रिमूव करके अपने दूसरी डिवाइस में भी इसको डाल सकते हैं डाटा को, इंफॉर्मेशन को स्टोर, कॉपी पेस्ट करने के लिए। इसके बाद है पेन ड्राइव। तो देखिए पेन ड्राइव्स की अगर हम बात करें तो इनको थंब ड्राइव्स या फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है। थंब ड्राइव इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिल्कुल थंब की शेप में, आपने देखा होगा बिल्कुल छोटा सा पेन ड्राइव होता है थंब की शेप में। फ्लैश ड्राइव क्यों कहा जाता है, क्योंकि फ्लैश मेमोरी की तरह काम करते हैं, यानी कि इसमें डाटा को परमानेंटली आप स्टोर करके इजीली कहीं पर भी, मतलब पोर्टेबल होते हैं, कहीं पर भी आप इसको ले जा सकते हैं, ठीक है। अब ये कैसे काम करते हैं, यानी कि आपके सिस्टम में जो यूएसबी पोर्टल होता है, साइड में जो पोर्ट बने होते हैं, वहां पर उस पेन ड्राइव को डालकर जो भी डाटा आपको निकालना है सिस्टम से या ऐड करना है, तो वो कुछ भी काम आप उसके थ्रू कर सकते हैं, यानी कि डाटा को इंटर करना या डाटा को सिस्टम से लेना, कोई भी काम इसके थ्रू आप कर सकते हैं, इजीली आप ले जा सकते हैं, पोर्टेबल होता है और स्मॉलर इन साइज होता है एज कंपेयर टू सीडी एंड हार्ड डिस्क। तो ये सॉलिड स्टेट मेमोरी के कुछ एग्जांपल थे, जैसे मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव वगैरह। और यहाँ पर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहूंगी कि आजकल क्लाउड स्टोरेज का भी प्रयोग किया जाता है। क्लाउड स्टोरेज का मतलब है कि भाई आप इंटरनेट पर भी अपने डाटा को स्टोर करवा सकते हैं। मान लीजिए आपके पास सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड वगैरह नहीं है, तो आप इंटरनेट पर भी आप अपने डाटा को स्टोर करवा सकते हैं, यानी कि इंटरनेट पर ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप स्टोरेज स्पेस परचेज कर सकते हैं, वहां पर अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं, जो कि क्लाउड का मतलब इंटरनेट पर रहेगा, आपके डिवाइस में नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी क्या होती है, कितने तरह की होती है, इस टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में समझा। देखिए कंप्यूटर सिस्टम में दो तरह की मेन मेमोरी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी टू टाइप्स की होती है, रैम और रोम। दोनों के ही सब डिवीजन हमने बिल्कुल डिटेल में समझे, यानी कि रैम कितने तरह की होती है, रोम कितने तरह की होती है, उनमें क्या डिफरेंस होता है, वो मैंने आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली बता दिया है। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी की अगर हम बात करें तो वो तीन तरह की होती है, मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया, ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया और सॉलिड स्टेट मेमोरी। इन तीनों के अंदर कौन कौन से सब डिवीजन किए गए हैं वो मैंने आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली समझा दिया है। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। देखिए वीडियो सेशंस अगर आप लोगों को पसंद आते हैं तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं एजुकेशन क्लासेस को, क्योंकि बिल्कुल क्वालिटेटिव वीडियोस मैं यहाँ आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगली वीडियो में हम कंप्यूटर से रिलेटेड एक और सब टॉपिक को डिस्कस